हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन डीकेजे। मैं आपके सामने 23 जनवरी शिफ्ट 1 के जेईई मेन 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने बच्चों से लिए हैं उनके सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ए नॉट एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज ए। तो रेडियस के बारे में हमसे पूछा गया है। रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो, R बराबर आर नोट एन स्क्वायर बाई जेड। इसमें अब पहले अगर अपन बात करें तो पहले हमसे जिसकी रेडियस के बारे में बात की जा रही है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है उसे बोला गया है ए नोट। तो ए नोट इक्वल टू हो गया आर नोट, एन स्क्वायर का मतलब ग्राउंड स्टेट इसलिए 1 हो गया, और जो जेड की वैल्यू है वो कितनी हो गई, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन है इसलिए 1। इसके बाद अगली जिसकी बात की जा रही है वो है He प्लस वाई, उसका जेड हो गया 2, तो जेड की जगह हम डालेंगे 2, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ध्यान दें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब एन इक्वल टू क्या बनेगा 4। तो यहां से ये बना अपने पास ए, इसका नाम दिया हुआ है हमको ए, तो ए इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट थी तो चौथी स्टेट बनी, तो ये गया 4 स्क्वायर बाई जेड, और जो जेड की वैल्यू है हीलियम प्लस के लिए वो हो गई 2। तो यहां से अपने पास बन गई आर नोट 16/2 यानी 8। तो 8 आर नोट ये बना है और आर नोट ये बना है। हमसे रेशो पूछा है ए नोट अपॉन ए का, तो ए नोट अपॉन ए का मतलब हो गया यहां से 1/8। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1/8। इसको अपन इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज रिलेटेड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज फ्लक्स का फंक्शन दिया हुआ है अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा अप्रोप्रिएट डायमेंशन है तो हमें बीटा अपॉन अल्फा का डायमेंशन क्या होगा ये पता लगाना है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि अगर ये फ्लक्स की डायमेंशन है तो फ्लक्स में फ्लक्स ही ऐड करेंगे, इसका मतलब अल्फा लेमडा की डायमेंशन जो है वो बीटा सिग्मा के बराबर होगी। इसके बाद हमें अगर अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा निकालना है तो यहां से बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हो गई लेमडा अपॉन सिग्मा। लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या क्यू बाई एल, और सिग्मा क्या होगा क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां से ये डायमेंशन बची रह गई एल की, और एल जो है वो लेंथ की डायमेंशन है यानी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया अपने लिए 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज, पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है और लिखा हुआ है ए साइन टी, बी कोस स्क्वायर टी, सी टी स्क्वायर और डी। तो ये जो चार चीजें लिखी हुई हैं, जैसे ए साइन थीटा, अब साइन थीटा की तो डायमेंशन होगी नहीं, तो जो ए की डायमेंशन है वो पोजीशन या लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन हो गई। फिर इसी में आगे जुड़ा हुआ है बी कोस स्क्वायर टी, अब कोस स्क्वायर टी की डायमेंशन तो होगी नहीं, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बी की डायमेंशन है वो भी लेंथ की डायमेंशन होगी। फिर लिखा हुआ है प्लस सी टी स्क्वायर, तो सी टी स्क्वायर जो है वो लेंथ की डायमेंशन है, पोजीशन यानी लेंथ। तो सी टी स्क्वायर अगर लेंथ की डायमेंशन है, सी टी स्क्वायर अगर लेंथ की डायमेंशन है तो सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल अपॉन टी स्क्वायर, और प्लस डी, डी इसमें ऐड कर रहे हैं तो डी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब डी की जो डायमेंशन है वो कहलाएगी एल। हमें निकालना है ए बी सी बाई डी की डायमेंशन, तो यहां लिखें ए की जगह लिख दिया एल, बी की जगह लिख दिया एल, और सी की जगह लिख दिया एल अपॉन टी स्क्वायर, और डी की जगह लिख दिया अपन ने एल। तो एक एल कैंसिल हो गया और यहां बचा रहेगा अपने पास एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब यहां से ये बन गया L2T माइनस 2। तो इसे करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया अपने पास सेकंड वाला। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन का सवाल था और सिंपली पोजीशन की डायमेंशन पूछी गई थी। नेक्स्ट इज अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और इसे किसी डिस्टेंस x पर हमने इसको रख दिया है ऑब्जेक्ट को। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए हमको r दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका ग्लास का वो 1.5 दिया हुआ है हमको, और फिर हमें बोला हुआ है इट वाज फाउंड दैट द इमेज फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P। तो P पोल हो गया, तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है। यानी
अगर इमेज की डिस्टेंस को v बोले अपन तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी v बन जाएगी और बेसिकली हमसे जो x पूछा है वो ही v बन जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ इफ द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट p इज x, तो फिर हमें x की वैल्यू पता लगानी है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लाइट जब यहां से यहां पर जा रही है, मीडियम एयर से 1.5 वाले मीडियम में जा रही है, तो स्फेरिकल सरफेस को पार कर रही है, यानी हो गया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। अब आप एक बात पे ध्यान दे सकते हैं कि जो फॉर्मूला है u, उसका कोऑर्डिनेट लिखोगे आप तो क्या बनेगा? वो बनेगा एक तरह से माइनस एक्स। तो v को अगर मैं डिस्टेंस शब्द से रिप्रेजेंट करूं, मान लो v का नाम डिस्टेंस है, तो ये भी v डिस्टेंस है। अब मुझे अगर लिखना है कोऑर्डिनेट तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस v। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन देखें आप, लाइट ऐसे जा रही तो डायरेक्शन प्लस x बनी, तो ये हो गया यहां से अपॉन r। तो यहां से बन गया अपने पास 2.5 अपॉन v बराबर 0.5 अपॉन r। तो यहां से v की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी बन गई? 5/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू बन गया 5r। तो हमें क्वेश्चन में जो x बताना था वो x की वैल्यू ही v के बराबर बनी, तो वो v बराबर हो गया 5r। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू 30.5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पर इसने चलना शुरू किया था और 30.5 सेकेंड तक में कितना चला जाएगा ये बताना है। आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और अगर पार्टिकल मुड़ा नहीं हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस के बराबर भी हो जाता है। आप देख सकते हैं इस बार पार्टिकल मुड़ा तो है नहीं, सिर्फ उसकी वेलोसिटी बड़ी है और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इस कारण से हमें एरिया निकालना रहेगा और जो एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा वही डिस्टेंस के बराबर भी होगा। तो आप क्या करें, अब इसका एरिया निकाल लें। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल हो गया। तो जो एरिया है वही डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। अब एरिया कितना बना? ये वाला एरिया देखना चाहें अगर अपन तो ये एरिया बना हाफ बेस इनटू हाइट, और ये वाला एरिया पहले लिख दिया अपन ने, हाफ बेस इज 2, हाइट इज 200। अब ये वाला लिख दें तो ये हो गया अपने पास 200 इंटू 2 और प्लस, अब ये वाला एरिया लिखें तो ये कितना बनेगा? यहां से ये बना 28.5 और ये वाली हाइट है 400, तो यहां से बन गया 28.5 और इंटू 400। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, ये 400 और ये 200, 600 तो ये है और उसके अलावा 28.5 इंटू 400 ये वाला। आप देखो यहाँ से 1.5 कम पड़ रहा है 30 होने के लिए, तो इसका मतलब 1.5 इंटू 400 जो हमको चाहिए 3/2 इंटू 400 वो 600 के बराबर हो गया। इसका मतलब इधर अगर ये 600 इधर ऐड कर दें तो टोटल मिलाकर 30 बन जाएगा ना पूरा मिला करके, तो 30 इंटू 400 तो यहां से बन गया 12,000 मीटर, यानी एक तरह से 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का आंसर आ गया अपने पास 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, टू आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l। तो दोनों इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो l दे रखी है, दोनों बॉल को हमने यहां से रिलीज कर दिया है और इफ बॉल्स आर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो इसका मतलब प्योर रोलिंग अगर कर रही है तो हमको ये पता लगाना है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। जब ये बॉल यहां पहुंचेगी तो इसकी स्पीड अगर v1 है और ये बॉल जब यहां पहुंचेगी तब इसकी स्पीड v2 है, तो इनका स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, यानी v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो क्या हम इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं? यस, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग दे रखा है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट भी रहा होगा और उसने कोई वर्क डन भी नहीं किया होगा। तो अब अगर अपन इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं तो दोनों केस में आप देखें हाइट अलग अलग आएगी। इस वाले केस में जो हाइट बनेगी वो है L साइन थीटा और इस वाले केस में जो हाइट बनेगी वो है L साइन थीटा में L साइन 45। तो अगर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहें तो K इनिशियल U इनिशियल बराबर K फाइनल U फाइनल। अब K इनिशियल तो 0 है और U इनिशियल लिखें तो वो जाएगा mgh और h हो गया L साइन थीटा। अभी मैं इसको थीटा के टर्म में लिख देता हूं क्योंकि दोनों तरफ थीटा अलग अलग है, तो फाइनली वैल्यू डाल देंगे अपन इसमें। और यहां रेफरेंस लिया तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर।
अब हाफ एम वी स्क्वायर के बाद जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, उसको आप वी के टर्म में जब लिखोगे तो आई की वैल्यू लिखो। जब भी स्फीयर दे रखा हो और ये नहीं बताया हुआ हो हमको कि जो स्फीयर दिया हुआ है हमको वो होलो या सॉलिड, आप उसको बाय डिफॉल्ट जो है सॉलिड ले सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपने इसको होलो लिया है या सॉलिड, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा ही तो डिफरेंट है सब में, बाकी सब तो कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब बॉल होलो रही हो सॉलिड रही हो, वी स्क्वायर कॉमन आने के बाद टर्म जो बच गई वो है साइन थीटा, यानी वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो वी1 स्क्वायर बाई वी2 स्क्वायर जो बन जाएगा ना अपने पास, वो बन जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 45। इसका मतलब 1/2 हो गया साइन 30 और साइन 45 हो गया 1/√2। तो यहां से ये वैल्यू बन गई 1/√2। तो जो रेशियो आया है स्क्वायर ऑफ स्पीड का वो आ गया अपने पास कितना, 1/√2। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई ये वाली, सेकंड नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पर बेस्ड है और लिखा है हॉट वाटर मूव्स फास्टर देन कोल्ड वाटर। यह है स्टेटमेंट 1। तो आप देख सकते हैं कि कोल्ड और हॉट वाटर में से हॉट वाटर तेज क्यों मूव करेगा। उसका पहला कारण यह है कि हॉट वाटर है तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होगी ही होगी। उसके अलावा डेली लाइफ के हिसाब से बात करें तो हॉट वाटर की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी इसलिए तो भी वो तेज मूव करेगा। दोनों कारणों से तेज मूव कर रहा होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 देखें अगर आप, तो सोप वाटर है हायर सरफेस टेंशन देन फ्रेश वाटर। तो आप देखते हैं कपड़े धोने के लिए अपन उसमें क्या करते हैं, साबुन मिला देते हैं। साबुन मिलाने से, सोप सॉल्यूशन मिलाने से क्या होता है कि उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है और वो ज़्यादा छोटी जगह पर जाकर के साफ करके ऑब्जेक्ट को आ सकता है। तो सोप सॉल्यूशन मिलाने का कारण ही ये है कि सरफेस टेंशन जो है उसकी डिक्रीज कर जाए। तो सोप वाटर है हायर सरफेस टेंशन, नहीं हायर नहीं, लोअर सरफेस टेंशन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो गया। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो उसे करस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो अपने पास हो गया थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है और इसमें आप देखें ऐसा दिया हुआ है कि फोर्स F वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई केप प्लस वाई स्क्वायर जे केप इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल along the line y equal to x for displacement from 0 0 to 4,4। तो पूछा है हमसे फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो कैसे निकालते हैं अपन वर्क डन, F डॉट ds से। अब F डॉट ds के दौरान आप यहां देखें x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए अपन ने यहां पर F लिखने के बाद जो ds लिखा है उस ds को इस फॉर्म में लिख दिया, डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू आ गई। जब इसको इंटीग्रेट करें तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन इसका, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब आप सबसे पहले देखकर बताएं कि क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अगली लाइन मुझे अगर लिखनी है तो y और x में रिलेशन के बगैर मैं इसके आगे वाली लाइन पे नहीं जा पाऊंगा। इसका मतलब y और x के बीच का रिलेशन पता होना जरूरी है। तो यहाँ y और x के बीच का रिलेशन पता होना जरूरी, तो क्या बोलते हैं अपन, पाथ की इक्वेशन की जरूरत है। और अगर पाथ की इक्वेशन की जरूरत है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है कि किस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं तो यहाँ y की जगह x डाल दें तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स क्यूब डी एक्स। और कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं वो कहां से कहां पर, 0 0 से 4,4 पर। तो 0,4 ये हो गया और यहां से वाई स्क्वायर डी वाई के लिए 0,4 ये हो गया। तो ये बन गया अपने पास x4/4, तो 4 की पावर अपॉन 4 और प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 यानी 4 क्यूब अपॉन 3। तो यहां से बन गए 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन 3। तो कुल मिलाकर ये हो गया 64 और 1 प्लस 1/3 यानी कितना, 4/3। तो यहां से हो गया ये 256/3 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमको इस वाली इक्वेशन की जरूरत थी, पाथ की इक्वेशन। जैसा कि मेमोरी बेस्ड में बच्चों ने बताया कि पाथ की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर हो गया, है ना। पाथ की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद मेज द कॉलम देखें अगर अपन, तो कार्टेशियन थर्मोडायनामिक्स का है और आप देखें कि सिंपली प्रोसेस के बारे में पूछा गया है व्हेन वॉल्यूम चेंज इज 0। तो वॉल्यूम चेंज 0 का मतलब जानते हो आप लोग का आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंगली वैल्यू हो गई 1। और व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 3rd। और फिर इसके बाद व्हेन नो हीट इज एक्सचेंज, इसका मतलब डेल्टा क्यू 0 हो गया तो प्रोसेस हो गया एडियाबेटिक। और उसके बाद वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द गैस, तो इसका मतलब
वर्क डन बाय द गैस डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर क्यों होगा अगर डेल्टा यू 0 है, और वो कब होगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो सिंपली प्रोसेस के बारे में हमसे पूछा गया है जो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द गिवन डीसी सर्किट फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस 12 ओम इन स्टेडी स्टेट। तो एक बैटरी है, एक इंडक्टर है 3 ओम का और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम का। अब हमसे पूछा हुआ है कि स्टेडी स्टेट पर इसमें से करंट जो है वो क्या होगी। आप जानते हैं स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर वायर की तरह बिहेव करता है, यानी वो कोई अपोजिशन नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब सिंपली इस इंडक्टर को हटा करके हम एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और अब यहाँ रह गया है एक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 12 ओम और ये है 12 वोल्ट। तो सिंपली जो करंट की वैल्यू आ गई वो आ गई 12/12 यानी 1 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से स्टेडी स्टेट की वैल्यू पता होने पर अपन ने इसका आंसर निकाल लिया। थैंक यू।